हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोग एनसीईआरटी सीरीज को कर रहे हैं। ये 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी है। चैप्टर आज है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल एलिवेट ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अर्ली कॉस्मोलॉजिकल थॉट क्या है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे यूनिवर्स, स्टार्स, अर्थ, मून, एटमॉस्फेयर, इनका सबका ओरिजिन कैसे होता है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और ऐसा नहीं कि जो एनसीईआरटी जो है सिर्फ 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए नहीं, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट JRF एंड ऑल्सो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप लोग अगर NTA नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्रैक करना है, तो आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी। आप PYQs पर अब डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। आप पैटर्न देखिए क्वेश्चन पेपर्स का जो रिसेंट हो रहे हैं, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको बेसिक बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेबुलर हाइपोथेसिस, यह हाइपोथेसिस किसने दिया था। इमैनुअल कांट ने 1755 में दिया था, और इसको रिवाइज किया था मैथमेटिशियन लाप्लास ने 1796। ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन कीजिए, याद रखिए, यहाँ से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। जो नेबुलर हाइपोथेसिस का इमैनुअल कांट का जो कोर है, या इनकी थ्योरी जो घूमती है, वो नेबुला के आसपास ही घूमती है। आपको यह कीवर्ड याद रखना है, बस यहीं से आप सारा का सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। इनका कहना ये था कि जो भी फॉर्मेशन हुआ है प्लैनेट्स का, वो नेबुला के थ्रू हुआ है। देखो, हम बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में जितना है वही डिस्क्राइब करेंगे। जब हमारी एडवांस क्लासेस होंगी वहाँ पर हम आपको पूरा फुल डिटेल्स में डिस्क्राइब करके बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग। ओके, अभी आप इस पर फोकस कीजिए। फिर इसी थ्योरी को क्या किया था, रिवाइज्ड हाइपोथेसिस बोला गया। किसने किया था, ओटो स्मिथ ने, जो कि रसिया से थे, और कार्ल वेजेस्कर ने, जो कि जर्मनी से हैं। ये 1950 में इन्होंने किया था। इसका भी कोर कॉन्सेप्ट में सोलर नेबुला आ जाता है। इनका कहना है कि ये जो सन है वो सोलर नेबुला से क्या है, घिरा हुआ है। द सन वॉज सराउंडेड बाई अ सोलर नेबुला। उस सोलर नेबुला का कंपोजिशन क्या है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, नेबुला है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसका, इन्होंने बताया फ्रिक्शन हो रहा है, पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, और उसके बाद डिस्क शेप क्लाउड बन जा रहे हैं। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके वर्ड को आप तोड़ दीजिए। सो मैकेनिज्म ऑफ दिस हाइपोथेसिस, फ्रिक्शन एंड पार्टिकल कोलिजन formed a disc shaped cloud. Planet formed via process of accretion. अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस प्रोसेस से हुआ फॉर्मेशन, एक्रीशन के थ्रू हुआ है। प्लैनेट सिमल एंड बाइनरी स्टेलर इनकाउंटर्स, यह क्या कहता है। प्लैनेटसिमल थ्योरी 1900 में दी गई थी चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय चैम्बरलिन एंड मोल्टन। देखो, ये बाइलिंगुअल क्लास है, इसलिए हम दोनों में आपको बोल दे रहे हैं। सबको समझ में आ जाएगा, इतनी बेसिक इंग्लिश हिंदी वालों को भी आती है, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी आती है। सो सपोर्टर कौन थे इसके, सर जेम्स जीन्स एंड सर हैरोल्ड जेफरी, ये इसके सपोर्टर थे। इसका मैकेनिज्म क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट में इसके क्या है, यहाँ पर आपको याद रखना है, द वांडरिंग स्टार। सो यार, आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक वांडरिंग स्टार है, जो धीरे धीरे क्या होता है, सन के पास में आता है, और वो क्या करता है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल, आपको याद रखना है ग्रेविटेशनल पुल होता है यहाँ पे। ओके, ये इसका कीवर्ड है, ग्रेविटेशनल पुल। सेपरेटेड और सिगार शेप्ड एक्सटेंशन और मटेरियल ऑफ द सोलर सर्फेस, यहाँ से क्या करते हैं, जैसे इसके पास आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, वो उसमें जो भी मटेरियल होगा उसको अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपको एक बल्ज नज़र आ रहा होगा, और ये सिगार शेप में हो जाता है। अब फिर क्या करता है, यह यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा। सो
स्टार इज मूविंग फॉरवर्ड, द मटीरियल रिवॉल्व अराउंड द सन एंड स्लोली कंडेंस इनटू प्लैनेट्स। अब धीरे धीरे ये सारा मटेरियल जो यहाँ से लिया गया था, बाहर आया था, वो इसके चारों तरफ घूमने लगता है और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं बाइनरी थ्योरी की। कॉन्सेप्ट, लेटर एकेडमिक आर्गूमेंट सजेस्टिंग द सन हैड ए कोएग्जिस्टिंग कंपेनियन स्टार दैट प्लेड अ रोल इन सोलर सिस्टम फॉर्मेशन प्रोसेस। ओके, यहाँ पर एकेडमिक आर्गूमेंट्स ये बोलते हैं कि सन का एक को स्टार होता है, कंपेनियन स्टार होगा वहाँ पर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम आगे बाइनरी थ्योरी को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी जो है वो क्या बोल रही हैं, द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। देखो, एक्सपेंडिंग मतलब अभी जो हमारा यूनिवर्स जो पहले हुआ करता था उससे भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लगातार वो बढ़ रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। इससे संबंधित है द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी related to the expanding universe hypothesis, and key scholar H. Edwin Hubble, he provided definitive or the other types of the evidences related to this expanding universe hypothesis in the year 1920। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बुक्स में जब आप पढ़ेंगे जाके तो वहाँ पर जॉर्ज लेमेंथेयर का नाम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी में केवल यही दिया हुआ है, तो ये प्रोपाउंडर नहीं है इस थ्योरी के, ये ध्यान रखना है आपको, एडविन हबल। फिर यहाँ पर ये बताते हैं एक बलून एनालॉजी है, जैसे कि आपने एक बलून लिया कोई छोटा सा, उसमें आपने 3 डॉट मार्क कर दिए और इसमें आपने प्रेशर दे दिया, भर दिया, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये डॉट्स जो हैं एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एग्जाम नोट में आपको क्या याद रखना है कि ये जो एनालॉजी है ये पार्शली करेक्ट है, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, क्योंकि गैलेक्सीज जो हैं वो खुद एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके बीच की जो दूरी है वो एक्सपेंड हो रही है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ से ट्राइप क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट या असर्शन रीजन टाइप में। देखिए, जब आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन आ जाएगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम इजली क्रैक कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे ऐसे इसका रीजन है, ये कारण है, ये कथन है, ये स्टेटमेंट है। सो आप क्वेश्चन फॉर्मेशन करने की कोशिश कीजिए। फिर बात करते हैं द एकेडमिक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है, इसमें सिंगुलैरिटी की यहाँ पर बात हो रही है कि सिंगुलर एटम होगा, उसके थ्रू पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा होगा। अभी आगे डिस्कस करते हैं। स्कॉलर जो इससे एसोसिएटेड हैं वो होयल हैं, इनकी जो थ्योरी है वो स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट है। स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट वॉज प्रोपाउंडेड बाय होयल। ठीक है, इनका कहना यह था कि यूनिवर्स जो है रफली एक समय पर एक ही जैसा दिखाई देता, सेम एट एनी पॉइंट इन टाइम दिखाई देता, ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि यह एक समय के साथ साथ अगले समय में भी जब भी देखेंगे समय के दौरान इसके चेंजेस टाइम में हो रहे, फिर भी ये एक ही जैसा रहता है, ऐसा कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिग बैंग थ्योरी की, यहाँ पर 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज द सिंगुलैरिटी, सेकंड द एक्सप्लोजन एंड थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी। फर्स्ट है जो सिंगुलैरिटी, ये बोलता है कि एक टीनी बॉल है, सिंगुलर एटम है, अब मैटर एग्जिस्टेड इन अ टीनी बॉल। जो मैटर है वो छोटी सी बॉल में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका वॉल्यूम जो होगा वो बहुत ही कम होगा और इसका टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा और डेंसिटी भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। यानी कि ये बहुत ही छोटा पार्टिकल है, कोई कम वॉल्यूम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी बहुत ज़्यादा। फिर सेकंड स्टेज आता है, यही जो है इसमें क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। किसमें, टाइनी बॉल में एक्सप्लोजन होता है लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। यह फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रैपिड एक्सपेंशन कन्वर्टेड सम एनर्जी इनटू मैटर, द फर्स्ट एटम फॉर्म विद इन 3 मिनट्स। अब ये जब ब्लास्ट होता है तो सडन ब्लास्ट हुआ, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि कोई भी एटम यहाँ पर ब्लास्ट कर रहा है तो इससे एनर्जी रिलीज हुई। जो एनर्जी रिलीज हुई
वो क्या हुआ, मैटर में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या हुआ, एटम्स में फॉर्मेशन होने लगा, जो कि इसके एक्सप्लोजन के 3 मिनट बाद ही स्टार्ट हो गया। फिर बोलते हैं कि थर्ड स्टेज जो आती है वो ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि जब डेंस है, अगर कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा डेंस है, एटम डेंस है, तो वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वो घना होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, विजिबल नहीं होगा। जब इस एक्सप्लोजन हो रहा है उसके लगभग 3 लाख साल के अंदर क्या होता है, बिग बैंग कब हुआ, 1307 बिलियन ईयर्स को, और उसके 3 लाख साल के अंदर ही वहाँ पर सिग्निफिकेंट एक टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिलता है, जो लगभग 4500 डिग्री केल्विन पहुँच जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पर एटॉमिक मैटर फॉर्म हो जाते हैं और ये धीरे धीरे यूनिवर्स को में क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, यूनिवर्स भी ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स की। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स में क्या है, टाइमलाइन अगर याद रखना होगा तो आपको 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो इनका फॉर्मेशन याद हुआ। देखो 13.6 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, द बिग बैंग थ्योरी यानी कि एक्सप्लोजन दिखाते हैं। फिर 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉस्मोजेनेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार हो रहा है। यहाँ इसके लिए ज़रूरी है, नेबुला का होना ज़रूरी है, लोकलाइट क्लम्प्स होंगे, डेंस गैसियस बॉडीज होंगे और स्टेलर इग्निशन होगा। ये सारे के सारे वहाँ कंडीशन मिलेंगी। प्रोसेस क्या है कि कोई भी अनइवन मैटर है और या एनर्जी है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेंसिटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो अनइवन मैटर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड डेंसिटी डिफरेंसेज। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, अभी हमने आपको पहले बताया कि मान लो ये कोई बॉडी है, यहाँ से स्टार आ रहा है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से अपने की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल खींच ले रहा है, जो उसकी शिकार से बन रहा है और वो कंटिन्यू इसके चारों तरफ घूमने लगता है और प्लेनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेज ड्रू मैटर टुगेदर इनटू नेबुलाई। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वास्ट एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेज होंगे। फिर हमने अभी बात करी थी कि लोकलाइट क्लम्प्स आपको मिलेंगे, हाइड्रोजन की बात हो गई। लोकलाइट क्लम्प्स हैं जो, वो क्या होता है, ऑफ गैस ग्रेव इनटू डेंसर गैसियस बॉडीज इग्निटिंग इनटू स्टार्स। अब आप देख रहे हैं कि जो चमक रहा है, कोई भी तारा है वो आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है, स्टार क्या होगा, इग्निशन कर रहा है, ल्यूमिनस है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, कोई मैटर होगा ना। तो लोकलाइट क्लम्प्स ऑफ गैस ग्रेव इनटू डेंसर गैसियस बॉडीज इग्नाइटिंग इनटू स्टार्स। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना है। अ मेजर ऑफ डिस्टेंस नॉट ऑफ टाइम, क्या, द लाइट ईयर दूरी का मापक है, समय का नहीं। स्पीड जो लाइट की है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और डिस्टेंस अगर 1 साल में कवर किया है तो लगभग कितनी होती है, 9.461 गुणे 10⁻12 यानी 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और पृथ्वी तक सूर्य से आने में लगा समय प्रकाश के द्वारा कितना होता है, सन रेज कब तक रीच करती है, कितने टाइम में रीच करती हैं, 8.31 लाइट मिनट्स में पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। अब ये प्लैनेट फॉर्मेशन कहते होता है। देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करने को भी बोलिए, उनको साथ शेयर कीजिए। कंडेंसेशन और एंड डिस्क फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। अभी हमने आपको बताया था पहले स्टार फॉर्मेशन, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लैनेट फॉर्मेशन की। फर्स्ट स्टेज कंडेंसेशन एंड डिस्क फॉर्मेशन है, सेकंड कोहेजन एंड प्लैनेटस्मल है, थर्ड एक्रिएशन एंड प्लैनेट फॉर्मेशन होता है। अगर हम डिस्क फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो लम्स हैं गैस के जो किसी भी नेबुला में कोर में हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अभी हमने बताया था कि रोटेट कर रहे हैं। ह्यूज रोटेटिंग डिस्क है गैस की और लगातार रोटेट करते जा रहे हैं, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, जो रोटेशन भी हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हो रहा है। सो लम्स ऑफ गैस विद इन अ नेबुला फॉर्म अ कोर, अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड दिस गैस कोर ड्रिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी प्लैनेट फॉर्मेशन आएगा तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
अगर आपने इसको स्किप किया इस कीवर्ड को या टर्मिनोलॉजी को तो आप क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हैं। इसीलिए जहाँ पर भी हम बोल रहे हैं कि ये कीवर्ड है, इसका यहाँ से स्टेटमेंट बन सकता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। कोहेजन एंड प्लैनेस्मल। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, द गैस क्लाउड कंडेंस मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। द प्रोसेस ऑफ कोहेजन डेवलप दीज इनटू प्लैनेस्मल। अब ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, यहाँ पर सेंटर में आपको कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है, और इसके चारों तरफ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये क्या होंगे, सब नेबुला होंगे। अब ये जब कंडेंस होंगे तो एक क्या होगा, बड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, एक बड़ा सा प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। फिर एक्रिएशन एंड प्लैनेट फॉर्मेशन लास्ट में आएंगे हम। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, छोटे छोटे क्या हैं, प्लैनेस्मल हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड करने के बाद वो बड़ा एक फॉर्मेशन बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर हो गया। फिर ये कोलाइड करने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो दोनों के बीच में होगा, दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे की तरफ, और उसने क्या किया, वो बड़ा सा एक फॉर्मेशन हो जाता है। तो द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेट्समल कोलाइडेड, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज देम टू स्टिक टुगेदर। ये आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल पुल सबसे बड़ा कारण है कि इनको एक साथ बांधे हुए है। और यहाँ पर प्रोसेस क्या है, एक्रिएशन टू फॉर्म अ फ्यूअर नंबर ऑफ लार्ज सॉलिड बॉडीज द प्लैनेट्स। तो इस तरीके से प्लैनेट्स का भी क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। सोलर सिस्टम आर्किटेक्चर एट अ ग्लांस। ओके, आपको हमने बताया कि ईयर से याद करना जरूरी है, कब क्या हुआ, घटना कब घटित हुई, कौन सा इवेंट कब हुआ। नेबुला कोलैप्स, कोर फॉर्मेशन 5 से 6 बिलियन ईयर से गो। प्लैनेट फॉर्मेशन होता है 4.6 बिलियन ईयर से गो। स्टार का फॉर्मेशन कब हुआ था, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए फटाफट। आपको पता है कि टोटल 8 प्लैनेट हैं, जिसमें 4 टेरेस्ट्रियल हैं और 4 जोवियन हैं। 63 मून है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, बट करंट टाइम में कुछ ज़्यादा ही है। 2006 में क्या हुआ था कि जो प्लूटो है उसको डॉर्क प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया था। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा, बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके हम नहीं जाएंगे। जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं वो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन है, कौन सा इनर प्लैनेट है। ये वनडे एग्जाम्स में बनता है, बट एनटीए और असिस्टेंट प्रोफेसर में रेयरली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड टाइप बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर भी बेसिक नॉलेज ज़रूरी है हमारे लिए। इनर प्लैनेट्स क्या है, मरकरी है, वीनस, अर्थ और मार्स। जोवियन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे, मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड, बस यहीं से आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस एस्टेरॉइड बेल्ट के इधर 4 हैं लेफ्ट साइड में और 4 में राइट साइड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का जो फॉर्मेशन है वो रॉकी कंपोजिशन होता है और इनकी हाई डेंसिटी होती है। जोवियन का जो फॉर्मेशन है इनका जुपिटर के जैसे ही होता है, थिक एटमॉस्फेयर होता है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, श्योर है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर बनता है। अर्थ की डेंसिटी क्या है, 5.517 है और जुपिटर की डेंसिटी 1.33 है। यहाँ से आप एक लोग काम करेंगे, आपके लिए होमवर्क है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी से क्वेश्चन बनते हैं और इसको जरूर आप करिए। डिस्टेंस एंड टेम्परेचर, देखो जो जितना पास में होगा उतना ज़्यादा उसको से सनरेज मिलेगी, उतना ज़्यादा वो वार्म होगा। जो जितना दूर होगा, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, सनरेज वहाँ तक पहुँचेंगी नहीं या उसका जो इम्पैक्ट होगा उस पर ज़्यादा नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उतना ही कोल्ड होगा, सिंपल है। सोलर विंड इम्पैक्ट भी जो पास में होंगे उनके ऊपर ज़्यादा होता है, ठीक है, जो दूर होते हैं डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इन पर कम होता है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल रिटेंशन की बात कर लेते हैं, तो स्मॉलर साइज मीन्स लोअर ग्रेविटी, ठीक है। और जो बड़ा, जितना बड़ा होगा प्लैनेट उसमें ग्रेविटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। वहाँ पर क्या होगा, थिक एटमॉस्फेयर होगा। डेंसिटी क्या है कि ग्रेविटी जो है वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पर थिक एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द मून की। बढ़िया सा
यहाँ पर आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, इससे आप समझिएगा। वैसे द रिजेक्टेड थ्योरी है जो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डंबल शेप दिख रहा है। ठीक है, ये डंबल शेप क्या होता है, बीच से टूट जाता है। उनका कहना है कि वो बीच से ब्रेक हो गया, और जब ये ब्रेक हुआ तो पैसिफिक ओशन में जहाँ पर आपको डिप्रेशन देखने को मिल रहे हैं वो इसी के कारण हुआ है। सो दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेनिंग अर्थ एंड मून फॉर्म अ रैपिडली रोटेटिंग डम्बेल shaped body that broke apart suggested the Pacific Ocean is the depression left behind. Currently या मॉडर्न साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखिए। फिर इसके बाद मॉडर्न कॉन्सेंसस आता है द बिग स्प्लैट। अ जायंट इम्पैक्ट अकर्ड शॉर्टली आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन। अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ उसके कुछ समय बाद ही एक इम्पैक्ट देखने को मिला। इसमें कहते हैं कि एक बॉडी है जो मार्स से 1 से 3 गुना तक बड़ी है, जो कि पृथ्वी से आकर क्या होती है, टकरा जाती है। मान लो ये मार्स है और ये अर्थ है, ये इससे आकर कोलाइड कर गए, दोनों आपस में कोलाइड हो गए। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो ब्लास्टेड मटेरियल था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोलिजन हुआ, ये अर्थ है मार्स है, यहाँ पर कोलिजन हो जा रहा है। फिर क्या हुआ, एक ब्लास्टेड मटेरियल जैसे ये देखने को आपको मिल रहा है इस फिगर में। ये ब्लास्टेड मटेरियल क्या हुआ, धीरे धीरे कंडेंस होता है और इससे क्या होता है, मून का फॉर्मेशन होता है। तो कब होता है, 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। सो ब्लास्टेड मटेरियल ऑर्बिटेड अर्थ एंड स्लोली कंडेंस इनटू द मून अप्रॉक्सीमेटली 4.44 बिलियन ईयर्स अगो। ये चैप्टर देखो थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, और आपको याद रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी एक बार में हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ी हो, कुछ लोगों ने पढ़ी ही नहीं होगी, तो दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और ये जो एनसीईआरटी सीरीज है इसमें आपको बस जीस्ट मैं बता रहा हूँ, बुक पढ़ने बैठ जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, कुछ समझने में देरी लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर, द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ओके, यहाँ पर भी क्या होता है कि कुछ स्टेजेस हैं उसमें आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे द प्रीमोराइडल स्टेट, फिर इसके बाद द प्रोसेस डिफ्रेंशिएशन, फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी हीटिंग। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था स्टार्टिंग में तो वो बहुत ही वोलाटाइल थी, वहाँ पर बैरन था, बंजर था, रॉकी एंड एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग में जब इसका फॉर्मेशन होता है, ऐसे जैसे आज आप देख रहे हैं जहाँ पर आप रह रहे हैं वो ऐसा नहीं हुआ करती थी। द प्रोसेस डिफ्रेंशिएशन होता है, इसमें क्या होगा कि इसका जो इंटरनल टेम्परेचर है इसका वो इंक्रीज करता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, अर्थ का जो मटेरियल होता है वो सेपरेट होता है उनकी डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इनर कोर है, आप पढ़ते हैं नीफे, है ना, नीफे पढ़ रहे हैं आप इनर कोर में। सो आउटर कोर में आप सियाल सीमा इधर पढ़ रहे हैं क्रस्ट में, नियर अबाउट द सरफेस। तो क्या है, इनकी डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन की वजह से, डेंसिटी इनकी डिफरेंस है डेंसिटी में, तो क्या कर रहे हैं कि जो भारी है वो जाकर सेंटर में बैठ जा रहा है और जो हल्का है वो ऊपर की तरफ चला जा रहा है। यहाँ पर ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। सो एज इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज, अर्थ मटेरियल सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। Heavy materials like iron sank towards the center of the earth. Light materials moved toward the surface, eventually cooling and solidifying into a crust. इस तरीके से हमारा कोर और क्रस्ट का फॉर्मेशन भी हो जा रहा है। नेक्स्ट स्टेज आती है सेकेंडरी हीटिंग। ये रिलेटेड है मून फॉर्मेशन से। जब जायंट इम्पैक्ट हुआ था उसकी वजह से भी क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ा, हीटिंग हुआ और सेपरेशन हुआ बहुत सारी लेयर्स का, जहाँ पर क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इनका क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये भी जानना जरूरी है। इसका भी इवोल्यूशन हुआ होगा। पहले जैसा आज हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब
प्रेजेंट है, ये स्टार्टिंग में नहीं हुआ था जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पर 3 स्टेजेज हैं, हर स्टेज को आप ध्यान से देखिएगा। स्टेज 1 बोलते हैं लॉस ऑफ प्रीमोराइडल एटमॉस्फेयर, सेकेंड बोलती है डीगैसिंग, थर्ड बोलता है बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन। क्या है, जो अर्ली एटमॉस्फेयर हुआ करता था, अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, अर्ली एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम क्या थी, हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बाहर निकलने लगी अर्थ एटमॉस्फेयर से। तो ऐसा प्रोसेस स्टार्ट होता जाता है और यहाँ से क्या होगा, जो हमारा करंट एटमॉस्फेरिक एवोल्यूशन है वो देखने को मिलता है। सो द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम वॉज कम्प्लीटली स्ट्रिप्ड अवे बाय इंटेंस सोलर विंड्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम था वो स्ट्रिप्ड अवे किसके द्वारा हुआ था, तो आप बोल सकते हैं इंटेंस सोलर विंड, ठीक है। और ऐसा किस में हुआ था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, नॉट जोवियन। जोवियन में आज भी हीलियम और हाइड्रोजन मिल रही है, याद रखना है इसको। सेकेंड स्टेज आता है डिगैसिंग, वोल्केनिज्म, ठीक है। वोल्केनिज्म होगा यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से भी बहुत प्रकार की गैस निकलती हैं, वाटर वेपर निकलता है, वो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। सो एज अर्थ कूल्ड, कंटिन्यूअस वोल्केनिक eruption released trapped gases from the interior, high in water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia, very little free oxygen। ये सारी गैसेज क्या हो रही हैं, निकलने लगती हैं। फिर इसके बाद आता है बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन। यहाँ पर जो आज हम करंट टाइम में देख रहे हैं इसमें क्या होगा, इससे पहले बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन हुआ होगा। सो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो अल्टर किया गया होगा। जो उस टाइम पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जो फ्लोरा होंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया। तो इस तरीके से क्या होता है, बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होता है और एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर का जेनेसिस कैसे होता है, जो वाटर साइकिल आप देखते हैं इसकी बात कर लेते हैं। द कूलिंग साइकिल यहाँ पर पहले देख लीजिए, ओके। वॉल्केनिक वाटर वेपर है, कूलिंग एंड कंडेंसेशन होता है, रिलेंटलेस रेन होगी, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, डिजॉल्व हो जाती है। फिर ऐसे ही ये साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। सो द कंडेंसेशन साइकिल क्या होगा, जहाँ पर रेन हो, ठीक है। रेन कैसे होगी, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है, वॉल्केनिक वाटर वेपर मिलेगा, वहाँ पे कंडेंस होगा, कूलिंग और कंडेंस होगा। उसके बाद जब कंडेंसेशन हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई इसको मिल जाएंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर रेन स्टार्ट हो जाती है। वॉल्केनिक वाटर वेपर कंडेंस एज द अर्ली अर्थ कूल्ड, जैसे ही पृथ्वी क्या हुई, कूल होना स्टार्ट हो गई, वहाँ पर वॉल्केनिक वाटर वेपर भी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है रेन वाटर में। ये क्या करता है, टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, ओके। और जिसके द्वारा क्या होता है, मोर कंडेंसेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंडेंसेशन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो जाती है। और ये रेन वाटर क्या होता है, जो क्रिस्टल डिप्रेशन होते हैं उनमें जाकर क्या होता है, भर जाता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ओशन जो हैं वो लगभग 500 मिलियन ईयर से के अंदर ही, जब पृथ्वी का फॉर्मेशन होता है, अर्थ फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर ही ये फॉर्मेशन हो जाता है इनका। सो आप बोल सकते हैं कि द अर्थ ओशंस आर अप्रॉक्सीमेटली 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि कब किसका फॉर्मेशन हुआ, क्रोनोलॉजी आपको पूछी जा सकती है। अब इसी में हम आगे देखते हैं द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड बायोस्फेरिक इवोल्यूशन, ओके। लगभग 3800 मिलियन ईयर्स को क्या होता है, लाइफ क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आपको वहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर उनका जन्म हो जाता है।
फिर 3000 मिलियन ईयर्स अगो क्या होगा, सबसे ओल्डेस्ट माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स पाया जाता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में ओल्डेस्ट माइक्रोस्कोपिक फॉसिल पाया जाता है। ये लगभग ब्लू एल्गी के जैसा ही है। आपको याद रखना है ये चीज़ें, मैं बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसको ग्रैब करिए और इसको फिर इम्प्लीमेंट कीजिए आपके क्वेश्चंस में, MCQs लगाइए। नेक्स्ट है लगभग 2500 से 3000 साल पहले, 2500 to 3000 मिलियन ईयर्स अगो, यहाँ पर इवोल्यूशन होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का, ऑक्सीजन जनरेशन होता है, और फिर क्या होता है, ये सब कहाँ हो रहा होता है, सबसे पहले ओशंस में हो रहा होता है। फिर 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या होता है कि ओशन जो हैं वो लगभग पूरी तरीके से क्या होते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और फिर ऑक्सीजन क्या होता है, ओशन से टेरेस्ट्रियल लैंड पे आना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप टेरेस्ट्रियल टाइमलाइन देख लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि कौन सी इवेंट कब हुआ, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। ओके, सबसे पहले 1307 बिलियन ईयर्स को द बिग बैंग थ्योरी आती है, फिर इसके 5-6 बिलियन ईयर्स को, 5 to 6 बिलियन ईयर्स को क्या होता है, स्टार का फॉर्मेशन होता है, 4.6 बिलियन ईयर्स को क्या होता है, प्लैनेट्स फॉर्मेशन होता है, 4.4 बिलियन ईयर्स को क्या होता है, मून का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर अर्थ का भी पूछ दे आपसे तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ही आंसर करेंगे। नेक्स्ट 4.0 बिलियन ईयर्स एगो क्या होता है, या आप बोल दें 4000 मिलियन ईयर्स एगो, तो कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर ओशन का फॉर्मेशन हो जाता है 3.8 बिलियन ईयर्स एगो या 3800 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ हो जाता है, लाइफ यहाँ पर देखने को मिल जाती है, उसका ओरिजिन होता है। 2 बिलियन ईयर्स एगो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजनेशन होता है यहाँ पर, और ये ओशन से अर्थ की तरफ क्या होता है, टेरेस्ट्रियल बॉडी जो है हमारी टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर क्या होता है, फ्लो करने लगती है। अब हमने हर लेक्चर के बाद में एक इन्फोग्राफिक बना रखा है जो कि रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, नेबुला, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो ये क्या कर सकते हैं आप, इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं उसको, इसीलिए मैंने लास्ट में लगाया हुआ इसको। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला हूं जो कि NTA नेट ज्योग्राफी के लिए और ऑल असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू आउट द इंडिया, किसी भी स्टेट का होगा, आपको वहाँ पर उसका बेनिफिट मिलेगा। वो होगा मॉडल्स आपके सामने होंगे, सारे मॉडल्स एक साथ ज्योग्राफी के आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।